माँ का ख्याल कौन रखेगा। ये कहानी शुरू होती है निर्मला सदन से, जहाँ घर का छोटा बेटा अपना सामान बांधे घर से जा रहा था और इस दृश्य को देखने के लिए मोहल्ले की औरतें निर्मला निवास के बाहर नजरें गड़ाए हुए बैठी थी। हो गई ना अलग नई बहू। आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, 6 महीने साल भर, और इतने ही दिनों में मन भर गया ससुराल से। बताओ, ये है आज की बहू है जिनको प्राइवेसी चाहिए, और एक हम हैं जो 40 सालों से सास ससुर को भोग रहे हैं। पर इनको तो भाई लाइफ एंजॉय करनी होती है, जिंदगी भर हनीमून पीरियड तो नहीं चलेगा। शादी हुई है, घर गृहस्थी तो संभालनी पड़ेगी, पर ना जी ना। ये तो कैसे कह सकती है कि गलती इसमें छोटी बहू की है। मुझे तो अर्चना में ही दिक्कत लगती है। शुरू से ही वो घर की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती थी। अब अगर कनिका की कोई सुनेगा ही नहीं तो कब तक वो बर्दाश्त करेगी। जिठानी हर जगह अच्छी बन जाती है और देवरानी बुरी, पर असलियत तो भोगने वाला ही जानता है। यहाँ बाहर औरतें अलग ही मसले पर बात कर रही थी, पर अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी भाभी। आपको बड़ी बहन की तरह माना मैंने, सास ससुर को माता पिता की तरह, और अपनी ननद को अपनी सहेली की तरह। ये सब छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अरे तो प्रेम को जाने दे कनिका, तू यहीं रुक जा। हाँ, आप तो चाहेंगी कि मैं इस जेल से कभी निकल ही ना पाऊँ, पर मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ जेठानी जी। वही तो भाभी, मैं तो रुकना ही चाहती हूँ, पर हम चाहते हैं जो किस्मत वो होने कहाँ देती है। मैं अगर नहीं गई तो प्रेम जी को खाना कैसे मिलेगा। बाहर का खाकर इनके पेट में दर्द हो जाता है ना। अच्छा ऐसा है भाभी, तो फिर रोज़ इंस्टाग्राम पर आप जो नए नए रेस्टोरेंट की रील डालती है वो कैसे, मतलब? अरे निम्मी, वो तो मजबूरी है। इनका तो काम कैसे चल रहा है तो जानती है ना, तो मजबूरी में मुझे ये रील का काम शुरू करना पड़ा। और रेस्टोरेंट में तो हम बस कॉफ़ी मंगवाते हैं और वीडियो लेकर पोस्ट कर देते हैं। अंदर की बात कौन जानता है। चादर फटी है किसी ली, लोगों को क्यों बताना है। तभी प्रेम कहता है, फ्लाइट छोड़ने का इरादा है क्या? ये भरत मिलाप फ़ोन पर कर लेना भाई। और प्रेम और कनिका बेंगलोर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ निर्मला सदन उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट तक जाता है। मिर्ची बम तो गई, अब देखते हैं आप घर को कैसे संभालती हैं भाभी। पिछले 5 सालों से संभाल ही रही हूँ घर को, मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगी। छुटकी तो साल भर पहले आई है, इसके पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही करती थी ना। पर उस वक्त और भी कई चीज़ होती थी, फ़ोन आते थे मेरे पास, मुझसे क्या ही छुपा है भाभी। कपड़ों के अंदर तो सभी नंगे हैं। खैर आपके घर के मसले में ज़्यादा मैं घुसा-फुसी नहीं करूँगी, नहीं तो पराई कहकर आप मेरा मुंह तोड़ देंगी। इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए मैं भी ससुराल के लिए निकलती हूँ। राम राम मम्मी। अब तो राम ही बचाए बेटा। घर लौटते ही निर्मला की फरमाइश शुरू हो जाती है। बाप रे बाप, 1.5 घंटे की फ़्लाइट के लिए 1.5 घंटे सफ़र करके एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। पूरी कमर अकड़ गई। 1.5 घंटे जाओ, 1.5 घंटे आओ, ऊपर से वो एयरपोर्ट वाले 400 रुपये की चाय देते हैं। बताओ, इतनी महंगी चाय मैं पी लेती तो मेरी तो 7 पुश्तें मुझे कोसती। अच्छा, मतलब आपको चाय चाहिए? ठीक है मम्मी जी, बना कर देती हूँ। अरे ले, मैंने कब चाय मांगी, मैं तो बस बात कर रही थी। अर्चना सभी को चाय नाश्ता देती है। कुछ देर बाद निर्मला रसोई में जाती है और इधर उधर चीज़ें ढूंढना शुरू करती है। ये नमकीन कहाँ रख देती है बहू, जब भी आओ मिलती नहीं। ये रहे भुजिया और चिप्स। और वहीं रसोई में खड़े खड़े निर्मला आधा पैकेट भुजिया चट कर जाती है। आज तो ज़्यादा ही भुजिया खा लिया। बहू को अंदाज़ा हो गया तो हो, मेरे बेटे की कमाई के खाती हूँ, उसके मायके की थोड़ी ना। इसी तरह खाना खाने के बाद निर्मला इधर उधर चटकारे मार ही लिया करती थी। एक रात खाने के टेबल पर, बहू ज़रा भुजिया लाना तो। जी पापा जी। अर्चना रसोई से भुजिया का पैकेट लाती है और देखती है कि वो तो पूरी तरह खाली है। ये देखो, घर से 2 लोग कम हुए हैं, राशन तो लंबा चलना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये कल कल आया हुआ भुजिया का पैकेट इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ मम्मी जी। ये ज़रूर तेरे होनहार बेटे का काम है। तूने खाए क्या नमकीन? नहीं दादी, मैं क्यों खाऊंगा, मेरे पास मेरे चिप्स तो है। ये क्या अच्छी बातें लेकर बैठ गई आप अमन की मम्मी। शोभा देता है क्या आपको ऐसी बातें बोलना? खाने का सामान था, घर के ही किसी मेंबर ने खाया होगा, फिर आ जाएगा।
कोई सोना चांदी तो था नहीं कि इंक्वायरी बैठ रही है। खाने के बाद रोज़ की तरह कनिका ठीक 10 बजे अपनी सास को कॉल लगाती है। कैसी हैं अब मम्मी जी? आपकी घुटनों का दर्द कैसा है? कैसा रहेगा बहू, काम ही ख़त्म नहीं होता। कल ना मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे घुटनों का तेल दिखा। मुझे तो वो देखते ही आपकी याद आ गई मम्मी जी। मैंने ख़रीद ली है, भिजवा दूँगी। भाभी को कहिएगा लगा देंगी। अरे वो मुझे खाना ही दे दे तो गनीमत है बहू। एक बात तो कहूँगी, तेरे हाथों में ना बरकत तो थी। जब से तू गई है पता नहीं राशन आधे ही समय में ख़त्म कैसे हो जाता है। आप अपना दबदबा बनाए रखिए मम्मी जी, ऐसे तो सब आपको पूछना ही बंद कर देंगे। रसोई पर नज़र रखिए और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। अरे एक तू ही तो है बहू जिसे मेरी फ़िक्र है, वरना यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं कि मुझे और रोटियाँ चाहिए या नहीं। अपनी सास और अपनी देवरानी की बातें सुनकर अर्चना को बहुत दुख होता है। वो रसोई में बर्तन धोते धोते रोती जाती है। क्या कुछ नहीं करती मम्मी जी के लिए मैं। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक घर के काम में लगी रहती हूँ, फिर भी मम्मी मेरी कनिका से चुगली करती हैं। अब क्या करूँ, जान ही दे दूँ तो भी मम्मी जी को तो कम ही लगेगा। ऐसे ही दिन साल बीतते जा रहे थे। निर्मला सारा काम अपनी बड़ी बहू से करवाती है और तारीफ छोटी बहू की करती। एक सुबह निर्मला की सहेलियाँ उससे मिलने आती है। अरे मेनका, तुम सब इतनी सुबह? हाँ तो नहीं आ सकते क्या? अरे तू ऐसी गंदी सी क्यों लग रही है? अरे क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ। तुम सब बैठो, मैं अभी नहा के आती हूँ। निर्मला हड़बड़ी में बाथरूम जाती है और जैसे ही वो शावर ऑन करती है उसका पैर फिसल जाता है। अरे मर गई रे! निर्मला की आवाज़ सुनकर सभी बाथरूम की तरफ भागते हैं। अरे निर्मला, तू गिर कैसे गई? ला हाथ दे मुझे। निर्मला को लेकर सभी कमरे में आते हैं। पता नहीं अब मैं बचूंगी कि नहीं। मेरे छोटे बेटे और बहू को बुला दीजिए जी। निम्मी, ए निम्मी कहाँ है? उसे बुला दे बहू। अगली सुबह होते ही सभी निर्मला सदन पहुंच जाते हैं। कनिका भागती हुई अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास से ऐसे लिपट जाती है मानो किसी भी वक्त निर्मला निपटने वाली हो। मम्मी जी, कैसे हो गया ये सब? अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कनिका। मम्मी बाथरूम में फिसल गई थी, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है और फिर वो ठीक हो जाएंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? मम्मी बाथरूम में फिसली तो कैसे? मैं जब यहाँ थी तब तो बाथरूम बिल्कुल चकाचक रहता था। पाउडर भी गिरा दे कोई तो पैर ना फिसले। ज़रूर फर्श की सफाई नहीं हुई होगी। आप लेटी रहिए मम्मी जी, मैं देख कर आती हूँ। कनिका बाथरूम से वापस आती है। ये तो होना ही था मम्मी जी, आपके साथ नहीं होता तो किसी और के साथ हो जाता। इतनी मोटी मोटी काई जमी हुई है बाथरूम के फर्श पर, मानो सफाई ही ना होती हो। पर अब मैं आ गई हूँ ना मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। इस रूम में भी काफ़ी धूल मिट्टी लग रही है, नहीं प्रेम? भाभी ज़रा हमारे कमरे की चाबी तो दीजिएगा, सामान रखना है। किसे अच्छा बोलो और किसे नहीं, कहना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन अगर मेरी सास ऐसी गिरी होती ना तो मेरे पति उन्हें अब तक अमेरिका ले गए होते। पर यहाँ तो लोग अभी बस तुम्हें देखने आ रहे हैं। वो तो तुम्हारे अच्छे कर्म है जो ज़रा सी चोट में भी तुम बच गई, वरना भगवान जाने क्या होता। चोट ज़रा सी नहीं है बेटा, इस उम्र में ज़रा से भी हड्डी घिसक जाए ना तो बनती नहीं बनती। बुढ़ापना बड़ी ख़राब चीज़ है बेटा। मैं तो कहती हूँ भाई तुम एक नर्स रखवा दो मम्मी के लिए, वरना इस घर की दोनों बहुएं इस बात पर लड़ने लगेगी कि मैंने अपनी सास की ज़्यादा सेवा की है, तुमने कम। हाँ बेटा, निम्मी ठीक ही कह रही है। तू ना एक नर्स ही रखवा दे, मुझे किसी से अपनी सफाई नहीं करवानी। अमन अपनी माँ के लिए घर पर एक नर्स रख देता है, पर अब चीज़ें कहाँ सुधरने वाली थी। सुबह सुबह अर्चना अपनी सास के लिए सूप बनाकर उनके कमरे में जाती है। मम्मी जी, ये क्लियर सूप है आपके लिए। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है बहू। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना मम्मी जी, इसलिए आपको किसी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है। ये गलत कह दिया आपने दीदी। इनके बॉस बीमार हुए थे तो ये उनके लिए मेरे हाथों की बनी खिचड़ी लेकर जाते थे। उंगली चाट चाट कर खाते थे बॉस, और तो और उसके बाद इनके बॉस ने इनकी प्रमोशन भी कर दी। वो कहते हैं ना, पत्नियाँ तो पति का भाग्य होती है। कहाँ यहाँ शादी के पहले काम के लिए इन्हें मारा मारा फिरना पड़ रहा था, और कहाँ मेरे आते ही सब कुछ अच्छा हो गया। हम भी यहाँ किसी मुसीबत में नहीं है कनिका। तुम्हारे जेठ जी अपनी एक दुकान से ही पूरे घर का खर्चा चलाते। यहाँ तक कि जब यहाँ प्रेम और तुम थे, तुम्हारा खर्चा भी तुम्हारे जेठ जी की दुकान से ही आता था। आपने इस बात को खुद पर क्यों ले लिया दीदी?
मैं आपको ताना क्यों दूंगी? अगर मैंने ये बात आपको ताना देने के लिए कही हो तो भगवान करे मैं कल का सूरज ना देखूं। ये सब क्या बोल रही हो तुम छोटी बहू? बात को बड़ा मत करो। और आप निर्मला जी, बहू ने आपको वही बना कर दिया है जो डॉक्टर साहब ने उसे बताया है, तो आप इसे पी लीजिए। मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। ये कहकर अशोक दुकान चला जाता है। पर कनिका रुकने वाली कहाँ थी। दोपहर के खाने के वक्त खुद में कुछ बड़बड़ाते हुए कनिका अपनी सास के कमरे में आती है। ये लीजिए मम्मी जी, इतनी हड़बड़ी में मैं आई हूँ, पर आपके लिए साड़ी लाना नहीं भूली। आपको गुलाबी कलर की साड़ी पसंद है ना? हाँ, और ये आपके साइज़ का ब्लाउज़। अरे ये ब्लाउज़ कहाँ आएगा बहू, मुझे शरीर तो देख मेरा कैसे मुरझा गया है। ये तो वही ब्लाउज़ है ना मम्मी जी, जो आप जब भी पहनती थी उसकी सिलाई खुल जाती थी। कितनी मोटी तगड़ी थी आप, और अब क्या से क्या हो गई। पर इसमें आपकी भी क्या गलती है? ऐसा बेस्वाद खाना खाने को मिलेगा तो कोई भी आधा पेट ही खाएगा ना। अब मुझे समझ में आया मम्मी जी कि आप सूख कैसे गई। उफ, शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं है। जितनी तेज कनिका थी उतनी ही चतुर उसकी बेटी भी। कनिका अपनी बेटे को इशारा करती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इससे भी अपनी दादी का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं ये लोग पत्थर दिल कैसे हो रखे हैं। मम्मी जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। भगवान करे आपका सारा दुख आपके दुश्मनों को लग जाए। कनिका बार बार आती और चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी सास को और चढ़ा देती। एक शाम निर्मला की सहेलियां घर आती हैं। उन्हें देखते ही कनिका उनके लिए चाय नाश्ता लगाती है। आप आई हैं आंटी जी, तो देख कर लग रहा है कि कोई अपना आया है, वरना इतने दिनों के बाद वापस लौटकर मुझे तो ये घर ही पर आया लग रहा था। अर्चना नहीं दिख रही बहू? काम के वक्त ना लोग अक्सर ऐसी गायब हो जाते हैं आंटी जी। मेनका को तो शुरू से ही कनिका कुछ खास पसंद नहीं थी। उसकी नज़र तो कनिका के टी शर्ट और ट्राउज़र पर थी। टी शर्ट ट्राउज़र पहने हैं तूने बहू? निर्मला को तो ये कपड़े ज़रा भी पसंद नहीं। आपको भी मैं गलत लग गई ना आंटी जी, क्या बताऊं। जैसे ही जीत जी का कॉल आया कि मम्मी जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने तो सीधा 2 कपड़े एक बैग में डाले और उठाकर एयरपोर्ट निकल गई। खुद के कपड़े तक नहीं बदले मैंने। बस उस स्टेट ऑफ माइंड में सूट साड़ी कहाँ समझ में आता है। मेरे लिए तो मेरी सास इम्पॉर्टेंट थी। जैसे ही मैंने सुना कि मम्मी जी गिर गई है तो मेरा तो कलेजा ही मुझको आ गया। हाथ से खाना गिर गया और वहीं धड़ाम से गिर गई मैं। देख ले मेनका, मैं ना कहती थी कनिका में कोई कमी ना है। आपने तो खुद ही देखा है मुझे आंटी जी, कभी घर से बाहर निकली हूँ क्या मैं? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिसके घर में सास ससुर बैठे हो उनका तो दिन ही सास ससुर की सेवा में निकल जाता है। और वैसे भी लोगों से करनी ही क्यों है बातें, कोई किसी के काम नहीं आता, ये घर वाले ही काम आते। मेरा तो सब कुछ मेरी सास है। इनके बिना मैं वहाँ कैसे रहती हूँ मैं अकेली ही जानती हूँ, और बस मेरा भगवान। सही कह रही है तो बहू। अब आप ही देखिए, मैं तो दीदी के ऊपर ही पूरा घर छोड़ कर गई थी। अपने कमरे की चाबी तक मैंने दीदी को दे दी, पर देखिए तो क्या हालत कर दी उन्होंने इस घर की। जब पूरे घर में सफाई होती थी तो हमारा कमरा भी खुलकर साफ हो सकता था, पर नहीं हुआ ना। पर बाकी सारे शौक पूरे हुए। जब हमारे पास पहले से सोफ़ा सेट था तो ये नया सोफ़ा लाने की क्या ज़रूरत थी। इन चीज़ों में पैसे खर्च करने के बजाय मम्मी का एक इंश्योरेंस भी तो लिया जा सकता था। और इसी तरह कनिका सभी को पकड़ पकड़ कर अपनी सास और अपने प्रेम का पुराण सुनाती रहती। रात के वक्त जब सभी खाने पर बैठे थे कि कनिका कहती है, ये नया क्रॉकरी सेट कब लिया दीदी? बताया नहीं आपने। ये मत सोचिएगा कि मैं आंखें लगा रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बचत करनी चाहिए। जो है उसी में दिन निकालने में क्या बुराई है। जिनके सास ससुर बूढ़े हो ना, उन्हें तो ज़्यादा पैसे बचा कर चलने की ज़रूरत है। मैं क्या कह रहा था कनिका और प्रेम, कि मेरी बीवी तो किसी काम की है नहीं। मैं देखता हूँ उसका बनाया हुआ खाना मम्मी को पसंद भी नहीं आता है कि नहीं मम्मी? ना ही वो घर सही से संभाल पा रही है। क्यों प्रेम? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से नर्स हटा देता हूँ और मम्मी की पूरी जिम्मेदारी कनिका को दे देता हूँ। बिल्कुल सही सोचा बेटा तुमने, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम अभी नर्स को फ़ोन करके छुट्टी दे दो। कनिका तो वैसे भी नर्स को बताती रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ में क्या गलती कर दी उसने। तो इससे अच्छा है कि वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। और प्रेम, तुम कल से ना दुकान देखना शुरू कर दो। तुम्हारी बेंगलुरु की सैलरी से तो ज़्यादा ही दुकान से आ जाता है। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हारे बैंक में जाती है और
हमारे दुकान की कमाई हमारे घर में लग जाती है। पर फिर वही बात आ जाती है ना, मैं और तुम्हारी भाभी इस घर को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अब तुम दोनों ट्राई करके देख लो। एक काम करो अर्चना, अपना बैग पैक करो, हम तुम्हारी माँ के घर जा रहे हैं। ये सुनते ही कनिका के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो इशारा करके प्रेम को इस बात को ख़त्म करने को कहती है। अरे भैया अब तो बेकार में नाराज हो गए, बात इतनी भी बड़ी नहीं है। बात तो बड़ी है बेटा, और बड़ी नहीं है तो बड़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्चना बहु दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम में लगी रहती है, पर फिर भी उसकी इज्जत दो कौड़ी की नहीं है। जो आता है उसे सुना देता है, खास करके तुम्हारी माँ, क्योंकि अमन की माँ कभी भी संतुष्ट रही नहीं अर्चना के काम से। तो अब से आपके लिए कनिका ही रोटियां बनाएगी, ठीक है ना? ये क्या बात हुई पापा जी कि दीदी अपने मायके जाकर बैठ जाएगी और सारा काम मैं करूँगी, और वैसे भी इन्हें अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना है। अरे पर बहू, तू तो कहती थी ना तुझे मौका नहीं मिल रहा मेरी सेवा करने का, अब तो मिल रहा है बेटा। फिर इनका खाना मम्मी जी? उसकी फिक्र तुम मत करो कनिका, देवर जी के साथ मैं बेंगलुरु चली जाती हूँ, अब तो ठीक है। अब जो चीज़ जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी। हम कल सुबह बेंगलुरु जा रहे हैं क्योंकि मम्मी जी की तबीयत तो वैसे भी ठीक हो चुकी है। चलिए ना प्रेम कमरे में, क्या यहाँ बातें कर रहे हैं? काम की बात सुनते ही कनिका दम दबाकर भाग जाती है, जिसे देखते ही निर्मला के होश ठिकाने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, दूर का ढोल सभी को सुहाना लगता है, पर पास आने के बाद पता चलता है कि भाई वो तो फटा हुआ है। और ऐसा ही एक फटा ढोल थी कनिका, जिसे निर्मला समझ जाती है, और इस दिन के बाद निर्मला कभी भी अर्चना के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती।